जो लेक्चर आप प्रारंभ करने जा रहे हो वो है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की जो क्रिया है वृक्क के अंदर संपन्न होती है। इससे पहले आप पढ़ चुके हो वृक्क की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में जो नेफ्रॉन थे उनकी आंतरिक संरचना, और नेफ्रॉन के लिए आपने बोला था कि नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होते हैं, अर्थात नेफ्रॉन जो है उन्हीं के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। और उस मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन आप करने जा रहे हो। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन निम्न 3 चरणों में करते हैं। चरण नंबर 1 परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चरण नंबर 2 वर्णात्मक पुनः अवशोषण या आप बोल सकते हो चयनात्मक पुनः अवशोषण या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और चरण नंबर 3 आप पढ़ोगे श्रावण या सीक्रेशन। चरण नंबर 1 परानिस्यंदन को समझने से पहले आपको कुछ दाब या प्रेशर के बारे में पढ़ना है या उनको जानना है, तब आप अर्थ निकाल पाओगे परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। जिसमें पहला दाब या प्रेशर आप पढ़ने जा रहे हो वो है ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब या GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखिए सामने आपने इससे पहले नेफ्रॉन की जो संरचना पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि अभिवाही धमनिका जो है वो यहां पर रक्त लाने का कार्य करती है, और यहां से ये जो जा रही है अपवाही धमनिका वो रक्त ले जाने का कार्य करती है। ऐसा आपने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी तब पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि अपवाही जो धमनिका है उनका व्यास अधिक, जबकि अपवाही धमनिका जो है उनका व्यास कम होता है। इसका अर्थ ये निकला कि इनका व्यास अधिक, इनका व्यास कम। अपवाही धमनिका का व्यास अधिक जबकि अपवाही धमनिका का व्यास कम है। इसका मतलब अधिक जो रुधिर है वो ग्लोमेरुलस में आ रहा है, जबकि कम जो रुधिर है वो बाहर निकल रहा है। आप जानते हो ये रक्त केशिकाओं का जो गुच्छ है वो ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है, और बाहर जो कप समान संरचना दिख रही है वो बोमन संपुट के नाम से जानी जाती है। ऐसा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इससे पहले आप और भी पढ़ चुके हो कि बोमन संपुट की जो आंतरिक भित्ति है उससे जो प्रवर्ग निकलते हैं तथा रक्त केशिकाओं की जो भित्ति है, दोनों की भित्ति आपस में मिलती है और मिलकर के एक कला का निर्माण करती है। ये जो कला आपको दिखाई दे रही है आपने नाम रखा था ग्लोमेरुलर कला या ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा था कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने पढ़ा था कि इस ग्लोमेरुलर कला में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इसलिए आपने वहां पर पढ़ा था कि ये छलनी या निस्यंदन का कार्य करती है। और छलनी या निस्यंदन के कार्य के लिए जो आवश्यक है वो है दाब, जिसमें पहला दाब आप पढ़ रहे हो ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। किसी चीज को छानने के लिए प्रेशर या दाब की आवश्यकता होती है, और वो दाब आप यहां पर पहला जो दाब पढ़ रहे हो उसमें ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब। परानिस्यंदन का अर्थ तब निकलेगा जब आप ये चारों दाब जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको पढ़ लो। पहला दाब है ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब। इसका मतलब ग्लोमेरुलस में उत्पन्न हो रहा है। किससे उत्पन्न हो रहा है वो कारण आपको जानना है। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगवाई जो धमनिका है अधिक रुधिर ग्लोमेरुलस में ला रही है, जबकि अपवाही जो धमनिका है वो कम रुधिर ग्लोमेरुलस से बाहर ले जा रही है। अधिक रुधिर का आना, कम रुधिर का बाहर निकलना। इसका मतलब रुधिर यहां कुछ समय के लिए रुकता है और रुक करके एक दाब उत्पन्न करता है, और उस दाब को इनाम दिया है ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। आप जनरल वे में समझ सकते हो कि यदि कोई पात्र है वो इलास्टिक नेचर का है, उसमें अधिक जल प्रविष्ट हो रहा है और कम जल बाहर निकल रहा है, तो वहां पर पात्र में जल की मात्रा बढ़ती जाएगी और उसके कारण एक दाब उत्पन्न होगा जो उसकी आकार को बढ़ा देता है। यदि आकार बड़ा नहीं है तो उत्पन्न दाब छोटे छोटे छिद्रों को खोल करके उनसे बाहर उसमें उपस्थित वस्तु को निकालने में सहायक होता है, और ऐसा ही दाब यहां पर लग रहा है। अधिक रुधिर आ रहा है, कम रुधिर बाहर निकल रहा है। अधिक रुधिर आ रहा है, कम बाहर निकल रहा है, तो रुधिर कुछ समय के लिए ग्लोमेरुलस में रुकता है और रुक करके एक दाब उत्पन्न करता है, और उस दाब का नाम है ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब। और यह दाब जो है छानने की क्रिया में सहायक होता है। यह दाब जो है छानने की क्रिया में सहायक होता है, और उसका नाम है GHP या ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब
और इस दाब का जो मान है वो 70 mmHg होता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको GHP जो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक दाब, और दाब का जो मान आपको लिखा हुआ है 70 mmHg, और यह दाब छानने की क्रिया में सहायक होता है। ये देखो, आपको पता है कि उपापचयी क्रियाओं से जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है वो बनते हैं, और वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो है शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और वो रुधिर में उपस्थित होते हैं, और उन्हें रुधिर से बाहर निकालना आवश्यक है। और वो रुधिर से बाहर निकलने की क्रिया जो है यहां पर हो रही है, और इस नेफ्रॉन के अंदर अंततः मूत्र का निर्माण होगा। दाब नंबर 2, रक्त कोलॉइडी परासरण दाब या BCOP। पूरा नाम है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, रक्त कोलॉइडी परासरण दाब या BCOP। यह जो दाब है ये रक्त में उपस्थित रक्त कणिकाएं, आपको पता है कि रक्त में रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसा आपने जूनियर क्लास में पढ़ा, और नहीं पढ़ा है तो आप सीनियर क्लास में जब मानव का परिसंचरण तंत्र पढ़ोगे तब पुनः पढ़ लोगे कि रक्त में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। आपने पढ़ा भी है, उनका नाम RBC, WBC व प्लेटलेट्स, ऐसा आपको जूनियर क्लास में पढ़ाया जा चुका है, और इनको नाम दिया है रक्त कणिका। इसके अलावा रक्त गुलित प्रोटीन, रक्त गुलित प्रोटीन आपको पता है, आपने पढ़ी थी, रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन, ऐसी प्रोटीनों के नाम आपने जूनियर क्लास में पढ़े थे। वापस सुनिए, ये दाब कैसे उत्पन्न हो रहा है। यह दाब जो है रक्त में उपस्थित, जो रक्त यहां पर आ रहा है उसमें उपस्थित रक्त कणिका है, उसके साथ साथ रक्त गुलित प्रोटीन, उसके साथ साथ रक्त गुलित कोलॉइडी पदार्थ, रक्त गुलित कोलॉइडी पदार्थ जो होते हैं इनके द्वारा एक दाब उत्पन्न होता है, और वो दाब जो है छनने की क्रिया का विरोध करता है। इसलिए आपने इसे अपोजिट में दर्शाया है, क्योंकि ये छनने की क्रिया में सहायक हो रहा है, इसका मतलब बाहर निकाल रहा है। आपने इसको यो दर्शाया, इसका मतलब छनने की क्रिया का विरोध कर रहा है। आप जनरल वे में समझे कि आप गेहूं छान रहे हो और उसके अंदर से कुछ चीजें निकाल रहे हो, लेकिन गेहूं के जो दाने हैं जिन छिद्रों पर आ जाएंगे वो छनने की क्रिया का विरोध करते हैं, और ऐसा ही यहां पर है। ये रक्त कणिका है, रक्त गुलित प्रोटीन व रक्त गुलित जो कोलॉइडी पदार्थ होते हैं वो रक्त जो परानिस्यंदन की क्रिया या छनने की जो क्रिया हो रही है उसका विरोध करते हैं, और इस दाब का मान है 30 mmHg। यह दाब GHP दाब के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि GHP या जो दाब है या ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक जो दाब है वो दाब छानने की क्रिया में सहायक हो रहा है, जबकि ये दाब जो है छनने की क्रिया का विरोध कर रहा है। तीसरा दाब आप पढ़ने जा रहे हो, उसका नाम है संपुटीय द्रव स्थितिक दाब या कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। संपुटीय द्रव स्थितिक दाब CHP, या आप बोलोगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। परानिस्यंदन की क्रिया निरंतर जारी रहती है, और जो छन्नित्र छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाता है वो आने वाला जो छन्नित्र है या छन के आने वाले जो पदार्थ है उनका विरोध करता है, और उस दाब को नाम दिया है संपुटीय द्रव स्थितिक दाब। इसका मतलब संपुट की गुहा में पहले से जो छन्नित्र उपस्थित है वो आने वाले छन्नित्र का विरोध करता है, और उससे उत्पन्न जो दाब है उसको आपने नाम दिया है संपुटीय द्रव स्थितिक दाब, और यह दाब भी छनने की क्रिया का विरोध करता है। वापस सुनिए, आपने 3 दाब पढ़ लिए। परानिस्यंदन की क्रिया का अर्थ आप तब समझेंगे जब इन दाबों को समझ लेंगे, और वो दाब है जिनमें पहला आपने पढ़ा है ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक दाब या GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दाब का मान है 70 mmHg, और यह दाब जो है छनने की क्रिया में सहायक होता है, जबकि अन्य जो दाब दिखाई दे रहे हैं आपको वो छनने की क्रिया का विरोध करते हैं। आप जानते हो कि जो दाब अधिक है वो क्रिया संपन्न होगी। अगर छनने वाला दाब अधिक है तो पदार्थ छनित्र होगा, यदि रोकने वाला अधिक है तो पदार्थ छनित्र नहीं होगा। कौन सा दाब अधिक है वो तो अभी आप निकालेंगे। पहले आप पढ़ चुके हो ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक दाब कैसे उत्पन्न हुआ। अधिक रुधिर ग्लोमेरुलस में आया,
कम रुधिर बाहर निकला, रुधिर यहां पर रुका, रुक करके एक दाब उत्पन्न किया, दाब का नाम आपने रख दिया GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दाब का मान है 70 mmHg और यह दाब छानने की क्रिया में सहायक होता है, ऐसा आप पढ़ चुके हो। दूसरा, रक्त कोलाइडी परासरण दाब। यह दाब जो है यहां पर आया, जो रक्त केशिकाओं में जो रक्त आया है उस रक्त में उपस्थित रक्त कणिकाएं, रक्त गुलित प्रोटीन, रक्त गुलित कोलॉइडी पदार्थ जो रक्त में उपस्थित होते हैं, ये पदार्थ जो है ये एक दाब उत्पन्न करते हैं जो छन्ने की क्रिया का विरोध करता है। दाब को नाम दिया है BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। दाब का मान है 30 mmHg या हिंदी में नाम दिया है रक्त कोलॉइडी परासरण दाब। तीसरा दाब आपने पढ़ा संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब या CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यह दाब जो है वो उत्पन्न हो रहा है बोमन संपुट की गुहा में। पहले से छना हुआ जो छन्नित्र उपस्थित है वो आने वाले छन्नित्र का विरोध करता है, अर्थात छन्ने की क्रिया का विरोध करता है, और उस दाब का मान है 20 mmHg। अब आप निकालोगे शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, NEFP या पूरा नाम है शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब। आप जानते हो कितना दाब छन्ने की क्रिया में सहायक है? 70 mmHg, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। कितना दाब छन्ने की क्रिया का विरोध कर रहा है? ये दाब भी छन्ने की क्रिया का विरोध कर रहा है, ये दाब भी छन्ने की क्रिया का विरोध कर रहा है। आपने दोनों को उसमें से माइनस किया, BCOP और CHP या रक्त कोलाइडी परासरण दाब और संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब जो है ये दोनों छन्ने की क्रिया का विरोध कर रहे हैं और ये जो है छन्ने की क्रिया में सहायक है। आपने देखा कि 70 और ये जो दाब थे 30 और 20, और इसका मतलब शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब जो छन्ने में सहायक है उसका मान है 20 mmHg। अभी आपने परा निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कोई अर्थ नहीं निकाला है। अभी तो सिर्फ आपने ये प्रेशर या दाब पढ़े जो छन्ने या छानने की क्रिया में या तो सहायक होते हैं या उसका विरोध करते हैं। पहला ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब, दूसरा रक्त कोलाइडी परासरण दाब, तीसरा संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब। यह दाब छन्ने की क्रिया में सहायक होते हैं, जबकि ये दोनों दाब जो है छन्ने की क्रिया का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब छन्ने वाला दाब अधिक है या छन्ने की क्रिया का विरोध करने वाला दाब, उसके लिए आपने निकाला है शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, और आपने देखा कि शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब का जो मान आया है वो है 20 mmHg जो छन्ने की क्रिया में सहायक होता है। वापस सुनिए, जब आपने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि पोडोसाइट कोशिकाओं से अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकलते हैं और वो अंगुलीनुमा प्रवर्ध तथा रक्त कोशिकाओं की भित्ति आपस में संयुक्त होती है और एक कला का निर्माण करती है। नाम रखा था आपने ग्लोमेरुलर कला। आपने पढ़ा था वहां पर कि कला में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये छोटे छोटे छिद्र जो है इनकी उपस्थिति के कारण ग्लोमेरुलर कला छलनी या निस्यंदक की भांति कार्य करती है। अब सुनिए, क्या है परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? क्या है परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब के प्रभाव से, शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब के प्रभाव से रक्त से उत्सर्जित जैसे यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिन, ये सभी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं जो रक्त के अंदर उपस्थित थे। मैं वर्ड बोल रहा हूं कि शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब के प्रभाव से रक्त से उत्सर्जित व उसके साथ साथ कुछ उपयोगी जैसे ग्लूकोज, जैसे अमीनो अम्ल, जैसे लवण, जैसे विटामिन आदि कुछ, इसके अलावा जल आदि कुछ जो पदार्थ हैं वो भी छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। वापस लैंग्वेज सुनिए, शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब के प्रभाव से ग्लोमेरुलस में
उपस्थित जो रक्त है उससे उत्सर्जी व कुछ उपयोगी पदार्थ छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं और इस छनने की क्रिया को इनाम दिया है परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन। वापस सुनो, शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब के प्रभाव से रक्त से कुछ उत्सर्जी व उपयोगी पदार्थ छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं और उस क्रिया को आपने नाम दिया है परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो छनित्र छन करके गोमन संपुट की गुहा में आता है उस छनित्र को नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलर निस्यंदन। जो छनित्र परानिस्यंदन की क्रिया द्वारा छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाता है उस छनित्र को आपने नाम दिया है ग्लोमेरुलर निस्यंद। इस ग्लोमेरुलर निस्यंद या इस छनित्र में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उनका नाम आप ऑलरेडी जानते हो, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, विटामिन, जल आदि पदार्थ इस छनित्र में उपस्थित होते हैं। अब इन सभी पदार्थों को हम शरीर से बाहर तो निष्कासित मूत्र में कर नहीं सकते, नहीं तो हमें बहुत सारी हानि होगी, क्योंकि ये हमारे पदार्थ जो है अनुपयोगी पदार्थ नहीं है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी, अर्थात छना हुआ पूरा छनित्र मूत्र नहीं है। यहां पर बोमन संपुट की गुहा में छनकर जो आया छनित्र है वो पूर्णतः मूत्र नहीं है, उसमें उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। वापस सुनो, छने हुए छनित्र को नाम दिया ग्लोमेरुलर निस्यंद। क्या उपस्थित होते हैं इसमें? उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन। इसके साथ साथ क्या उपस्थित होते हैं? उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, विटामिन, जल। ये इस ग्लोमेरुलर निस्यंद में उपस्थित होते हैं। प्रति मिनट या 1 मिनट में 125 ml छनित्र छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाता है। 1 मिनट में 125 ml जो है वो छनित्र छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाता है। पूरे दिन में या 24 घंटे में लगभग 8 लीटर छनित्र नेफ्रॉन या परानिस्यंदन की क्रिया में छन जाता है। वापस सुनिए, क्या है परानिस्यंदन? इसका मुख्य अर्थ निकालना है आपको कि शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब के प्रभाव से रक्त से उत्सर्जी व उपयोगी पदार्थों का छन करके बोमन संपुट की गुहा में आने की क्रिया को परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। छना हुआ जो छनित्र है उसको आपने नाम दिया है ग्लोमेरुलर निस्यंद। छनित्र कितना छनता है? 1 मिनट में 125 ml। छनित्र में क्या उपस्थित है? उत्सर्जी पदार्थ। इसके साथ साथ और क्या उपस्थित है? उपयोगी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन। उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व विटामिन आदि। और यह है मूत्र निर्माण की क्रिया का पहला चरण, जिसका नाम है परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरा चरण आप पढ़ रहे हो वर्णात्मक पुनः अवशोषण या चयनात्मक पुनः अवशोषण। वर्णात्मक पुनः अवशोषण या फिर चयनात्मक पुनः अवशोषण, या फिर आप बोल सकते हो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इससे पहले मैं आपको फिर बता दूं, यहां पर छना हुआ छनित्र आगे जो है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसके पश्चात हेनलेलू, इसके पश्चात दूरस्थ कुंडलित नलिका और अंततः संग्रह नलिका में पहुंचता है। और संग्रह नलिका से निकला जो पदार्थ होगा वो ही मूत्र होगा। यहां और पूरा जो पदार्थ है वो यहां पर उपस्थित है, वो मूत्र नहीं है, या पूर्णतः जो छनित्र है वो मूत्र नहीं है। केवल जो अंततः संग्रह नलिका से निकल जाता है वो ही मूत्र होता है। बिंदु नंबर 2 सुनिए, वर्णात्मक पुनः अवशोषण या चयनात्मक पुनः अवशोषण या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। परानिस्यंदन की क्रिया द्वारा छना हुआ जो ग्लोमेरुलर निस्यंद है उसमें उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी छन जाते हैं। इन उपयोगी पदार्थों का नेफ्रॉन की कुंडलित जो नलिका है उनमें वरण करके या चयन करके उन्हें अवशोषित किया जाता है और अवशोषित करके पुनः रक्त में पहुंचा दिया जाता है। वापस सुनो, नेफ्रॉन के चारों तरफ रक्त केशिकाओं के जाल फैले रहते हैं। यहां से जो पदार्थ अवशोषित होते हैं उन्हें पुनः
रक्त में पहुंचा दिया जाता है और उस क्रिया को नाम दिया है वर्णात्मक पुनर्अवशोषण या चयनात्मक पुनर्अवशोषण। वापस लेंगे, सुनिए। परानिस्यंदन की क्रिया द्वारा छना हुआ जो छनित्र है उसमें उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी सन जाते हैं। नेफ्रॉन की कुंडलित जो नलिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, इनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इन नलिकाओं में उन उपयोगी पदार्थों का चयन किया जाता है या वरण किया जाता है। उसके पश्चात इन नलिकाओं में उनको अवशोषित किया जाता है और अवशोषित करके पुनः रक्त में भेज दिया जाता है और उस क्रिया को नाम दिया है वर्णात्मक पुनः अवशोषण।